नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अमन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस के विषय में हमारे सारी एप्लीकेशंस के लेक्चर एंड हो चुकी हैं, अर्थात जो भी गॉस लॉ पे बातें थी हम उन्हें डिस्कस भी कर चुके हैं। और जानकारी के लिए आपको बताऊं कि आपका चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप एनसीईआरटी के सारे सवाल लगा सकते हैं उन कॉन्सेप्ट के द्वारा, और आशा करता हूँ कि आप सवाल लगा भी रहे होंगे। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनका सॉल्यूशन एट अटेंडम दें। और अगर नहीं हो पाता है तो आपके लिए वीडियो फॉर्म करके अवश्य ही देंगे। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ठीक है, दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इस बात को जान लेने से पहले मैं आपको दो बातों की बात कहूंगा। क्या है बात? पहली चीज वर्क एनर्जी थ्योरम, दूसरी बात है व्हाट इज पोटेंशियल। क्या पोटेंशियल सभी फोर्सेस के लिए डिफाइन होते हैं? इन सारे क्वेश्चंस के बारे में पहले समझेंगे। यूं ही हम अजूल फजूल की पोटेंशियल का गलत कॉन्सेप्ट नहीं पालेंगे। ओके, तो आइए बात करते हैं पहली चीज कि वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, आइए सोचते हैं। देखिए, वैसे तो ये 11th का चैप्टर है वर्क एनर्जी थ्योरम, बट अपन इस चैप्टर में उतनी ही उस चैप्टर की बातें लेंगे जितना कि उसका यूज पड़े। हालांकि वर्क एनर्जी पावर का ही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वहां कोई भी फोर्स से हम डील करते थे, यहाँ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से डील करेंगे। ठीक है, बातें वही रहने वाली हैं। ठीक है, ठीक, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम डील करते हैं। ओके, अच्छा, डब्ल्यू पी होता क्या है, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। ठीक है, वर्क, ये बातें को ध्यान से समझिएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, ओके, समझेंगे जब बातों को ध्यान से। होता क्या है, सिंपल सा अगर हम एक लाइन में कुछ बात इसके रेफरेंस में अगर हम कह सकें, अगर सिंपल सी बात अगर हम एक लाइन में कुछ कह सकें तो कहते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज आया इट इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ओके, इसका थोड़ा मतलब समझते हैं, अर्थात जो भी कार्य करते हैं हम उसका हमें प्रतिफल किस फॉर्म में मिलता है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलता है। अगर इसमें कौन कौन से फोर्सेस, अच्छा हम फोर्सेस को जानते हैं दो पार्टों में। अगर मैं यहाँ से जरा सा आपके रेफरेंस के लिए ही सिर्फ बात करूं तो यहाँ पे दो चीजों में बांट सकता हूँ। एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ध्यान से देखिए। ओके, और एक होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस। इन बातों को ध्यान दीजिए जिससे कि आपको चैप्टर की फील बहुत ही अच्छी आने वाली है अगर हम इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ें। हालांकि ये बुकों में डिस्क्रिप्टिव एक भी नहीं दिया रहता है, वो तो डायरेक्ट आते हैं। ये से हाउ वी कैन रिलेट इट। इस चैप्टर में पहले हम यहाँ से देखेंगे कि ये बात कहे कहाँ दी, कहे कहाँ से दिए। अगर हम इन बातों को ध्यान से समझ लें तो कोई खास बात इस चैप्टर में है ही नहीं और हमारे लिए चैप्टर अत्यंत आसान हो जाने वाला है। आइए देखते हैं कैसे हम चैप्टर को आसान करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हम देखेंगे। पहली बात तो हम जो वर्क एनर्जी पावर में अदर फोर्सेस आप डील करते थे 11th में, वही काम करना है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेना है, पहली चीज है। दूसरी चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ पूरे चैप्टर में, अगर ये आपको नहीं आता तो आपका चैप्टर सॉरी हो जाएगा, मीन्स दिक्कत है। ठीक है, इसलिए इन बातों को ध्यान से समझिए। पहली चीज है क्या, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा भाई साहब हम दो फॉर्म में बदल सकते हैं, एक ये हुआ एक ये हुआ, मींस एक कंजर्वेटिव फोर्स मान सकते हैं, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मान सकते हैं। आइए थोड़ा सा और मॉडिफाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि हमने मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा, क्या लिखा कि अगर अदर फोर्सेस मतलब एक्सेप्ट, ध्यान दीजिए इन बातों का, एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब जो भी अदर फोर्स आएंगे, कंजर्वेटिव फोर्स को जो भी छोड़कर जो भी ऑर्गन होते हैं, क्या हम इसको देख सकते हैं, मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम बात करें अदर फोर्स का कोई इन्वॉल्व है ही नहीं, अदर फोर्स इन्वॉल्व है ही नहीं अगर हमारे कार्य में, तो क्या हम इसे जीरो मान सकते हैं। और तभी हम लिखते हैं क्या, ई फाइनल इज इक्वल टू ई इनिशियल। अच्छा ई क्या है यहाँ पे, ई आप ध्यान दे दीजिए, मैं ये बार बार लिख रहा हूँ, इट इज, आपने पढ़ा भी होगा बहुत पहले, तो इट इज मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी, ओके, विच इज व्हाट, इट इज नथिंग बट, क्या लिखेंगे, अगर ई फाइनल लिखा है तो के फाइनल प्लस यू फाइनल। अच्छा के एफ और यू एफ का मतलब क्या हुआ, क्या काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है कि नहीं है, ये बातों को ध्यान में रखिए। हम इस चैप्टर में मैक्सिमम पाएंगे कि अदर फोर्सेस का कोई बर्डन नहीं रहेगा, अर्थात हमें मैक्सिमम टाइम डील किससे करनी होगी, ओनली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ओनली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब हम बार बार यही करेंगे कि पहले फाइनली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, इन दोनों का समेशन बराबर कर लेंगे, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल के बराबर। बातों को जरा ध्यान से समझिए, जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स, अच्छा मैं बार बार क्यों कहता हूं, एक जानकारी के लिए अगर मैं बात आपको बता दूं, तो प्यारे मित्रों, वैद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स का ही एग्जांपल है, और हम उसी का ही वर्क डन डील करने वाले हैं। सो वी हैव टू राइट इट, E final is equal to E initial. It is most important expression for you to deal with this chapter. Okay? So, इन बातों को तो समझ गए। आइए हम थोड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले एक बात और जानेंगे, हाउ वी नीड पोटेंशियल। आखिर किसी चीज का पोटेंशियल डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी, इस बात को भी आइए समझते हैं। तो ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या है, क्या कैसे करना है। पहले हम इस पोटेंशियल को समझने से पहले एक बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझते हैं, जो हम डेली लाइफ में डील भी करते हैं, ठीक है। भाई साहब मान लेते हैं ये क्या है, मार्कर आप देख रहे हैं मेरे हाथ पे रखा हुआ है, बिल्कुल बात सही है। अगर मैं इसे h हाइट ऊपर ले जाऊं, h हाइट ऊपर ले जाऊं, अगर मैं इस लेवल पे जहां पहले था, इनिशियली था, मान लो यहाँ रखा था, और यहाँ पे मैंने मान लिया था पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 है, या यू इनिशियल 0 मान ली, ओके। अगर मैं इसे h हाइट ऊपर ले गया और यहाँ पे रख दिया अपने मार्कर को, ध्यान से समझिए, और यू फाइनल कितना होगा, कितना होगा, बातें ध्यान से समझिए, कितना होगा। अगर h हाइट ले गए, मास m है, तो हम जानते हैं क्या, इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाने वाली है। बात हो जाए, ध्यान समझिए, मानिए, ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा समझाया, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या चीज समझना है। यहाँ पे ही अगर मैं एक और मॉडिफाइड बात करूं, चलो यू इनिशियल मान लिया एक पल के लिए, इनिशियल है, आई से शो कर रहा हूँ इसीलिए, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बात करें क्या, अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 है तो, और h हाइट ऊपर ले गया मैं, ठीक है, और h हाइट अगर ऊपर ले गया तो हमें देखना चाहिए क्या होता है, क्या अपन ऐसे समझेंगे, h हाइट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने मास ब्लॉक का मतलब यही काम, अगर मैंने इसको ऐसे लिया था, ऐसे कर दिया, ओके। तो सॉरी, इस बार मैं दो जूल ले लेता हूँ, 2 जूल ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा, क्या पहले जो कार्य किया वो +2 माने। अच्छा यहाँ पे डेल यू की वैल्यू बताओ कितनी आई, क्या देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिए, आया mgh, यहाँ पे डिफरेंस लीजिए, डेल यू का कितना आएगा, क्या डेल यू इस बार भी mgh आएगा। बातों को ध्यान समझिए, कहना क्या चाहता हूँ, माने कि अगर मैं बात करूं क्या यहाँ का जो डिफरेंस आया
जो यहाँ का डिफरेंस आया वो क्या कांस्टेंट हुआ, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट वी हैव मेंट, और मीन हमारा रेफरेंस क्या है इस बात पे कतई निर्भर नहीं करता। माने हमने 2 लिया, यहाँ पे mgh+2 हो गया, 0 लिया था तो mgh+3 भाई साहब अगर 3 ले लेते तो mgh+3 हो जाता है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डेल यू हमारा हर बार कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर चाहे देखें चाहे यहाँ पर देखें। तो ये सब बातों की फील के बाद आइए मैं आता हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके ठीक है, ओके तो प्यारे मित्रों हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की सीधी सी बात कहूं, जो डेफिनेशन बोल रहा हूं पहले आप उन्हें नोट डाउन कीजिएगा। हाँ एक बात मैं बातें नहीं कहता, हालांकि मैं जैसे जैसे लिखता चला जाता हूं उस बीच मैं ये नहीं कहता आप इसे नोट करिए, जो कि हम क्लास वर्क में रुकते रहते हैं। आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और यू कैन स्क्रीनशॉट, ठीक है ओके आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। आप उस बातों को पूरी विधिवत जैसे कहूँ वैसे आप नोट्स बनाइए और जैसा मुझे याद है वैसा याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। होपफुली आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। तो आइए ध्यान देते हैं क्या कैसे हम करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं डिफाइन करूं तो सीधी सी बात है, यह वह कार्य है, यह वह कार्य है जो अनंत से किसी एकांक चार्ज को, जो अनंत से किसी एकांक चार्ज को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, वो भी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध में बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य। हाँ हालांकि ये चर्चा काफी लंबी होने वाली है, इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करूंगा। हालांकि आज हम जस्ट एज फॉर्मूला सीखेंगे अपन, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, क्यों यूनिट चार्ज है, मान लेते हैं इसका चार्ज 1 कूलम है, ओके, और इसे हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ला रहे हैं, ठीक है, जो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है, ओके, जो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है, ठीक है। जब हम इसे लाए तो आखिरकार जो कार्य करना पड़ा हमने उसको इस रूप में दर्शाया है, देखते हैं। तो हमने बताया कि ये जो W है वो कुछ और नहीं, जो कार्य आपने कर दिया है वो क्या V Q के बराबर आया है, ओके फ्रेंड्स, ठीक है। फिलहाल इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। होपफुली आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा, और आपके जो भी डाउट है उसे आप जल्द से जल्द व्हाट्सएप करिए, जिससे मैं जल्द से जल्द आपके लिए एक और प्रॉब्लम्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए वीडियो ला पाऊँ, और चीज़ें समझ में आ रही हूँ तो लाइक एंड थम्स अप कीजिए, ओके, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए जो ज़रूरतमंद हो, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ओके, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।